तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। मोमी लॉन्ग लेग्स ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पॉपी प्ले टाइम चैप्टर गेम 2 से बिलोंग करता है। आई नो आप में से काफी सारे लोग मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर को जानते होंगे या ऑलमोस्ट सारे ही लोग जानते होंगे। मोमी लॉन्ग लेग्स देखने में काफी ज्यादा क्यूट एंड फनी लगता है, बट आप इसकी बॉडी शेप या इसकी क्यूटनेस पर मत जाना, क्योंकि बिलीव मी ये देखने में जितना ज्यादा क्यूट एंड फनी लगता है ये उससे कहीं ज्यादा डार्क पावरफुल डेंजरस मॉन्स्टर है। मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर की एक बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है जिसके बारे में आई होप सो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। तो वही डार्क साइड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर की। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इंसानों के लिए या फिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर कहां से आई, इसका क्या ओरिजिन है, इसको किसने बनाया। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो भी आपके क्वेश्चन है इस मॉन्स्टर को लेकर। दैट्स व्हाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना डूड। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अभी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरा चैनल पूरी तरह से डेड हो चुका है, तो आपका एक लाइक मेरे चैनल को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरा चैनल दोबारा से अपनी लेवल पर वापस आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बनाने पड़े, लेट्स गो। लेकिन आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है काफी टाइम पहले, तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि ये वाली वीडियो भी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी से ही रिलेटेड होने वाली है। तो आप वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आपको ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगी। बट अगर आप पहले भी वो वाली वीडियो देख चुके हैं तो आई थिंक सो कि अभी तक आप भूल चुके होंगे, तो एक बार फिर से आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है यार, चलो आज की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी में बताया था कि जो एलियट लुडविग था उसका बचपन से ही एक सपना था, मतलब वो बड़ा होकर टॉयज की एक कंपनी खोलना चाहता था। एंड वो चाहता था कि जो उसकी टॉयज की कंपनी होगी वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फेमस होगी। एंड जो उसकी कंपनी में टॉयज बनेंगे वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक होंगे। वो अपनी कंपनी में ऐसे टॉयज बनाना चाहता था जो दुनिया में आज तक किसी भी टॉयज कंपनी में ना ही बने हैं और ना ही कभी बन सकते हैं। बेसिकली एलियट लुडविग अपनी कंपनी में जिंदा टॉयज बनाना चाहता था। वो ऐसे टॉयज बनाना चाहता था जो बच्चों के साथ खेल सके, उनसे बोल सके, उनसे बातें कर सके, और अगर कोई बच्चा उदास है तो वो उसको हंसा सके। तो इस टाइप के टॉयज बनाना चाहता था एलियट लुडविग अपनी कंपनी में। तो ये एक ड्रीम होता है एलियट लुडविग का। एंड एलियट लुडविग अपने इस ड्रीम को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी होता है। वो अपने इस ड्रीम को कैसे भी करके पूरा करना चाहता है। तो ऐसे ही टाइम निकलता रहता है, एलियट लुडविग भी अब काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड फाइनली वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ गलत रास्ते चुन लेता है। एलियट लुडविग बहुत ज्यादा सोचता है कि वो किस तरह से अपने टॉयज को जिंदा कर सकता है और उनमें इमोशन ला सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो काफी ज्यादा सोचने के बाद एलियट लुडविग को एक ऐसा रास्ता मिलता है जिसके थ्रू वो अपने टॉयज को जिंदा कर सकता था। एंड वो रास्ता था ब्लैक मैजिक। यस, एलियट लुडविग ब्लैक मैजिक से अपने टॉयज को जिंदा कर सकता था। एंड एक्चुअल में बाद में उसको ब्लैक मैजिक में एक ऐसा रिचुअल मिलता है जिस रिचुअल के थ्रू वो अपने टॉयज को जिंदा कर सकता था, एक्चुअल इंसानों जैसी उनमें फीलिंग्स भर सकता था या फिर उनमें रियल इमोशन डाल सकता था। एंड इस रिचुअल के अकॉर्डिंग एलियट लुडविग ह्यूमन की सोल को, जो इंसानों की आत्मा होती है, उनकी एनर्जी होती है, इस रिचुअल के थ्रू वो इंसानों की आत्मा को किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में ट्रांसफर कर सकता था। बेसिकली ऐसी चीजें जो जिंदा नहीं होती, जो निर्जीव होती हैं, जो डेड थिंग्स होती हैं, उनमें वो इस रिचुअल के थ्रू इंसानों की आत्मा को ट्रांसफर करके उनको जिंदा कर सकता था। और उसको अपने एक टॉय को जिंदा करने के लिए एक ह्यूमन सोल चाहिए होगी। मतलब वो अपने एक टॉय को अगर जिंदा करना चाहता है इस रिचुअल के थ्रू तो उसको एक इंसान को मारना पड़ेगा, उसकी बलि देनी पड़ेगी। एंड जो भी वो इंसान होगा जिसके ऊपर ये रिचुअल किया जा रहा होगा तो उसकी सोल को उस डेड थिंग में डालना पड़ेगा, यानी उसके टॉय में डालना पड़ेगा, जिससे जो उसका टॉय है वो जिंदा हो जाएगा। बेसिकली
बेसिकली जो उस ह्यूमन की सोल है वो उस टॉय में जाकर शिफ्ट हो जाएगी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी ये वाले रिचुअल के थ्रू। बाद में एलियोट लुडविग ऐसा ही करता है, वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था, एंड वो हद तक जाता भी है। वो अपनी एक सेपरेट टीम बनाकर काफी सारे ह्यूमंस को, काफी सारे इंसानों को किडनैप करता है अलग अलग जगह से। देन वो उन ह्यूमंस पर इस ब्लैक मैजिक के रिचुअल को परफॉर्म करता है और वो उस रिचुअल के थ्रू उन सारे इंसानों की आत्मा को, उनकी सोल को अपने टॉयज में ट्रांसफर कर देता है। वो उन सारी सोल को अपने टॉयज में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इस रिचुअल के चलते। बिकॉज ऑफ इस रिचुअल के थ्रू उन सारे इंसानों की सोल उसके टॉयज में जाकर शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके जितने भी टॉयज होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। बाद में एलियोट लुडविग ऐसे ही और भी अपने खिलौनों के काफी सारे मॉडल बनाता है। देन वो इंसानों को किडनैप करके उन सब पर रिचुअल परफॉर्म करके उनकी सोल को अपने टॉयज में शिफ्ट कर देता है, जिससे उसके टॉयज जिंदा हो जाते हैं। देन एलियोट इन सारे जिंदा टॉयज को सेल आउट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये सारे टॉयज बच्चों के सामने आते हैं, दुनिया के सामने आते हैं, तो ये टॉयज उनको काफी ज्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि ये एकदम यूनिक टाइप के टॉय थे। ये ऐसे खिलौने थे जो जिंदा थे, जो बच्चों से बातें कर सकते थे, उनके साथ एक्चुअल में खेल सकते थे। एंड इसके बाद एलियोट लुडविग के सारे टॉयज बिकने लगते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से, और कुछ ही टाइम में एलियोट लुडविग के टॉयज पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। सारे बच्चे इसके टॉयज खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे इसके टॉयज खरीदते भी हैं। बाद में एलियोट लुडविग अपनी टॉयज की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलता है, एक बहुत बड़ी कंपनी खोलता है, जिसका नाम होता है प्ले टाइम फैक्ट्री। कुछ ही टाइम में प्ले टाइम फैक्ट्री भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। पूरी दुनिया में ये फैक्ट्री काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। दुनिया से जगह जगह से लोग इस फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आते हैं, एंड बहुत सारे लोग इसके खिलौनों को खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो प्ले टाइम फैक्ट्री है वो और ज्यादा बड़ी होती रहती है। एंड एलियोट अपनी फैक्ट्री में काफी सारे वर्कर्स को भी रखता है काम करने के लिए, बिकॉज ऑफ उसके पास काफी सारी डिमांड आती है उसके टॉयज के लिए दुनिया भर से। बट अभी तक एलियोट लुडविग का किसी को भी डार्क सीक्रेट नहीं पता था कि वो किस तरह से अपने टॉयज को जिंदा करता है, उनको बनाता है। तो अब ऐसा ही चलता है, एलियोट काफी सारे इंसानों को जगह जगह से किडनैप करता है, एंड वो किडनैप करके अपनी फैक्ट्री में उनको काफी टाइम तक बंद रखता है, और टाइम आने पर वो उन पर रिचुअल करके उनकी सोल को अपने खिलौने में शिफ्ट कर देता है, जिससे उसके खिलौने जिंदा हो जाते हैं, एंड वो अपने खिलौनों को सेल आउट कर देता है। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है कि एलियोट अपने खिलौनों को जिंदा करने के लिए अपनी फैक्ट्री में ही रिचुअल कर रहा होता है। बेसिकली उसने एक साइड पर अपने 15 टॉयज रखे हुए होते हैं, एंड उन्हीं टॉयज के सामने यानी कि दूसरी साइड में उसने 15 ह्यूमंस को बांध कर रखा हुआ होता है, जो कि जिंदा होते हैं उस टाइम पर। एंड वो उन सारे ह्यूमंस पर एक साथ रिचुअल कर रहा होता है, जिससे वो उन 15 ह्यूमंस की सोल को एक साथ अपने उन 15 टॉयज में डालकर उनको जिंदा कर सके उस रिचुअल के थ्रू। तो अब क्या होता है, वो ऐसे ही रिचुअल परफॉर्म करता है, एंड फाइनली वो उस रिचुअल के थ्रू उन 15 आदमी या फिर उन 15 ह्यूमंस की सोल को अपने टॉयज में सक्सेसफुली डाल देता है। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ क्या होती है कि जैसे ही वो टॉयज जिंदा होते हैं उस रिचुअल के बाद, तो उनमें से कुछ टॉयज यानी कि कुछ खिलौने, 5 या 6 खिलौने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जिंदा होने के बाद। मतलब वो इधर से उधर भागने लगते हैं, बेसिकली वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो 6 खिलौने जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, तो वो काफी सारे फैक्ट्री के वर्कर्स पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पर जितने भी फैक्ट्री में वर्कर्स थे वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उन टॉयज के अटैक के चलते, क्योंकि जो वो टॉयज थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। देखो एलियोट लुडविग यूजुअली जितने भी खिलौनों को जिंदा करता था इस रिचुअल के थ्रू, तो उन टॉयज का जो बिहेवियर होता था जिंदा होने के बाद वो काफी ज्यादा फ्रेंडली एंड हेल्पफुल होता था, जिसकी वजह से बच्चे भी उन खिलौनों को पसंद किया करते थे। बट अब की बार ऐसा नहीं था। अब की बार कुछ खिलौने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, एंड वो फैक्ट्री में वायलेंस करने लगे थे। सैडली एलियोट लुडविग को भी नहीं पता था कि ये जो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज हो चुके हैं इनको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, या फिर इनको कैसे पकड़ा जाए, या फिर इनको दोबारा से डेड कैसे किया जाए। अब एलियोट लुडविग उसी रिचुअल में, जिस रिचुअल के थ्रू ये अपने टॉयज को जिंदा करते थे, उसी रिचुअल में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से जिंदा टॉयज को कंट्रोल में ला सकते हैं, या फिर उनको किस तरह से दोबारा से डेड कर सकते हैं, या उनको मार सकते हैं। लेकिन अगेन सैडली उस रिचुअल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो जिंदा टॉयज को दोबारा से डेड कर सके, या फिर उन टॉयज में जो सोल डाली गई है उनको जिंदा करने के लिए उन सारी सोल को कैसे वापस लाया जाए उन टॉयज के अंदर से। तो ये चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं एलियोट लुडविग उस रिचुअल में, बट उस रिचुअल में उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। बस उस रिचुअल के थ्रू वो किसी भी टॉयज को जिंदा कर सकते थे और उसी के बारे में उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उन खिलौनों को दोबारा से डेड कैसे करना है या फिर उनके अंदर से सोल को वापस
वापस कैसे निकालना है ये इस रिचुअल में नहीं लिखा था। इवन इस रिचुअल में इस बारे में वार्निंग भी नहीं दी गई थी कि जिंदा होने के बाद कुछ खिलौने या फिर कुछ टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं या फिर वो इंसानों पर अटैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज एलियट के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम भी उनके सामने आ सकती है। तो अब क्या होता है, 15 में से ये जो 6 टॉयज थे जिंदा होने के बाद जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, एंड अभी तक इन्होंने फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स को भी मार दिया था उन पर अटैक कर। देन इसके बाद ये फैक्ट्री में और भी ज्यादा तबाही मचाते हैं। ये काफी सारी मशीनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और सैडली किसी को पता भी नहीं कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ तक एलियट लुडविग को भी नहीं पता कि इनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए या फिर इनको किस तरह से किसी भी तरह से डेड कर दिया जाए। तो अब काफी सारे जो वर्कर्स होते हैं वो उन पर अटैक करते हैं, यानी इन टॉयज पर काफी सारी गन से अटैक किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉयज तब भी नहीं मरते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन जो भी वर्कर्स गन से इन टॉयज पर फायर कर रहे थे तो वो टॉयज इन सारे वर्कर्स को भी मार देते हैं। और किसी को भी नहीं पता था, एलियट लुडविग को नहीं पता था कि इन टॉयज के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये गन फायर के बाद भी नहीं मर रहे थे और इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई, बट ये तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो एलियट लुडविग अब एक फैसला लेते हैं कि फैक्ट्री के जितने भी मेन एग्जिट डोर है जहां से बाहर निकला जा सकता है उन सभी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो खुले रहेंगे तो हो सकता है कि ये टॉयज एग्जिट डोर के थ्रू बाहर निकल जाए, वहां से भाग जाए। देन ये आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज आम पब्लिक पर जाकर अटैक करने लगे, उनको भी मारने लगे, जिसके बाद ऑब्वियसली सबको पता लग जाएगा कि ये प्ले टाइम फैक्ट्री के खिलौने हैं जो सबको मार रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है कि प्ले टाइम फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या फिर एलियट लुडविग को जेल में डाल दिया जाए एंड जो उनकी पूरी सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। तो ये चीज एलियट बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दैट्स वाई वो अपनी फैक्ट्री के सारे एग्जिट डोर को बंद कर देता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल खिलौने बाहर न जा पाए। डोर्स लॉक करने के बाद एलियट लुडविग अपनी फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स के साथ इन सारे ही खिलौनों को जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉयज उसके कंट्रोल में नहीं आते। बहुत ज्यादा टाइम तक वो कोशिश करता है और इसी कोशिश के चलते और भी काफी सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। मतलब उन टॉयज के अटैक से बहुत सारे वर्कर्स और भी मारे जाते हैं। तो अब तक एलियट लुडविग समझ जाता है कि इन सारे ही खिलौनों को आई थिंक कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, एंड एलियट लुडविग अब एक फैसला लेता है कि ये इन सारे ही आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को अपनी फैक्ट्री से रिलीज कर देगा, यानी ये सारे एग्जिट डोर को खोल देगा और उनको अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल देगा। देखो एक्चुअली में ये जितना भी इंसिडेंट हुआ था, ये जो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज थे, ये सारे ही टॉयज फैक्ट्री के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टीशन में थे एंड उस पार्टीशन को पूरी तरह से चारों तरफ से लॉक कर दिया गया था। पार्टीशन को लॉक करने के काफी सारे रीजन थे एलियट लुडविग के, जिसमें से पहला रीजन ये था कि अगर वो पार्टीशन को लॉक नहीं करता तो हो सकता था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज फैक्ट्री के दूसरे पार्टीशन में दूसरे पार्ट में जाकर एंड दूसरे वर्कर्स के सामने आ जाते हैं, जिससे सारे ही वर्कर्स में भगदड़ मच जाती एंड हो सकता था कि वो सारे वर्कर्स काफी ज्यादा डर जाते और वो वापस कभी भी नहीं आते उस फैक्ट्री में काम करने के लिए। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स यही था कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज दूसरे पार्ट में चले जाते फैक्ट्री के तो वो उन वर्कर्स को भी हार्म पहुंचा सकते थे, उनको मार सकते थे जो वर्कर्स फैक्ट्री के दूसरे पार्ट्स में काम कर रहे थे। एंड जो तीसरा और सबसे ज्यादा टफ रीजन था एलियट के लिए वो ये था कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज फैक्ट्री के दूसरे पार्ट में जाकर दूसरे वर्कर्स के सामने आते तो हो सकता था कि वो सारे वर्कर्स एलियट लुडविग या फिर उन सारे आउट ऑफ कंट्रोल खिलौनों की जो इंसानों को मार रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो वो वर्कर्स इस चीज की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कर देते, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती फैक्ट्री में एंड हो सकता था कि जो एलियट लुडविग था वो एक्सपोज हो जाता और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था फैक्ट्री को पूरी तरह से लॉक करने के लिए, और स्पेशली जो वो फैक्ट्री का पर्टिकुलर पार्ट था जहां पर सारे ही आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज थे उसको पूरी तरह से लॉक करने के लिए, जिससे वो दूसरे फैक्ट्री के पार्ट में ना जा सके। और फैक्ट्री के जिस पार्ट में वो सारे आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज थे तो वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सारे ही लोगों को, उन सारे ही वर्कर्स को वो सारे ही टॉयज ऑलमोस्ट मार चुके थे। दैट मीन फैक्ट्री के जो अदर पार्ट्स में वर्कर काम कर रहे थे उनको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके फैक्ट्री के एक पर्टिकुलर पार्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जहां पर कुछ टॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं एंड वहां पर कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। तो उनको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड एलियट लुडविग चाहते भी नहीं थे कि उन वर्कर्स को इस चीज का पता लगे। तो अब क्या होता है यार, एलियट लुडविग जब देखता है कि इन सारे टॉयज ने फैक्ट्री के एक पार्ट के सारे वर्कर्स को मार दिया है, देन वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को फैक्ट्री से रिलीज करने का फैसला लेता है। तो अब क्या होता है, एलियट लुडविग फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स थे वो उनकी छुट्टी कर देता है। बेसिकली वो उन सारे वर्कर्स को अपने अपने घर भेज देता है। फैक्ट्री के खाली हो जाने के बाद एलियट अपने 4 टीम मेंबर के साथ, जो उसके खास टीम
टीम मेंबर थे जिनको उसका सच पता था। आपको इन टीम मेंबर्स के बारे में पता होगा अगर आपने मेरे पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी देखी होगी तो। खैर चलो अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो अब क्या होता है, उन्हीं 4 टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एलियोट लुडविग अपनी फैक्ट्री के सारे ही एग्जिट डोर्स को खोल देता है। एंड डोर्स खुलने के बाद ऑब्वियसली वो जितने भी आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज थे थोड़े ही टाइम के बाद उस फैक्ट्री से निकल जाते हैं, यानी वहां से भाग जाते हैं। बट इस इंसिडेंट के चलते, मतलब ये जो उन आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज का अटैक हुआ था, उस अटैक के चलते फैक्ट्री के 25 वर्कर्स जो उस पार्टीशन में काम कर रहे थे, 25 वर्कर्स की इस इंसिडेंट के चलते डेथ हो जाती है। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये प्ले टाइम फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। लेकिन एलियोट लुडविग के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये जो 25 वर्कर्स मारे गए थे उन आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज के अटैक के चलते, जब ये 25 वर्कर्स अपने घर नहीं जाएंगे काफी टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली जो इन 25 वर्कर्स के, जो इन 25 लोगों के घर वाले होंगे, तो वो पुलिस स्टेशन में इस चीज की रिपोर्ट करेंगे कि उनका कोई घर वाला था जो प्ले टाइम फैक्ट्री में काम करता था और अभी तक वो घर नहीं लौटा है इतने टाइम के बाद भी। ऑब्वियसली जो पुलिस है वो भी फैक्ट्री में जाएगी, वहां इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड दोबारा से जो एलियोट लुडविग है वो एक्सपोज हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए एलियोट लुडविग अब एक प्लानिंग बनाता है। एंड वो प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली फैक्ट्री के जिस पार्ट में ये सारा इंसिडेंट हुआ था जहां पर 25 वर्कर्स मारे गए थे उन टॉयज के अटैक के चलते, तो फैक्ट्री के उस पार्टीशन को एलियोट लुडविग आग लगा देता है जहां पर उन 25 वर्कर्स की बॉडी भी होती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो एलियोट लुडविग जानबूझकर अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ मिलकर उस पार्टीशन में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद एलियोट लुडविग खुद पुलिस में कॉल करके ये बताता है कि उसके फैक्ट्री के एक पर्टिकुलर पार्ट में आग लग चुकी है जहां पर उसके काफी सारे वर्कर्स भी काम कर रहे थे और उसको लगता है कि वो वर्कर्स भी उस आग की चपेट में आ चुके हैं। एंड वो पुलिस से ये भी बोलता है कि जो बाकी और वर्कर्स थे बचे हुए उसकी फैक्ट्री में, उसने उन सारे वर्कर्स की छुट्टी कर दी है, मतलब उन सबको घर भेज दिया है, जो कि एक्चुअल में एलियोट लुडविग ऐसा कुछ टाइम पहले कर ही चुका था। मतलब वो सारे वर्कर्स की छुट्टी कर चुका था और उनको घर भेज चुका था। तो अब क्या होता है, फटाफट से वहां पर फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं एंड पुलिस भी आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आने के बाद ऑब्वियसली पुलिस को प्ले टाइम फैक्ट्री में आग लगी भी मिलती है। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है फैक्ट्री के उस पर्टिकुलर पार्ट की जहां पर आग लगी थी, तो वहां पर पुलिस को 25 लोगों की जली हुई बॉडी मिलती है जो एक्चुअल में लोग पहले ही मारे जा चुके थे उन आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज के थ्रू। बेसिकली ये एलियोट लुडविग की एक प्लानिंग थी पुलिस से बचने के लिए एंड ऑब्वियसली वो बाद में बच भी जाता है, उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता। सबको यही लगता है कि ये फैक्ट्री के वर्कर्स फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जलकर मरे हैं। देन इसके बाद एलियोट लुडविग इस इंसिडेंट को भूल जाता है ये समझकर कि हो सकता है कि उसके रिचुअल में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या फिर कोई गड़बड़ हो गई हो जिसकी वजह से जिंदा होने के बाद उसके टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। बट यहाँ पर एलियोट पूरी तरह से गलत था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एलियोट फिर से रिचुअल कर रहा होता है अपने टॉयज को जिंदा करने के लिए एंड जैसे ही वो अपने टॉयज को जिंदा करता है, जिंदा होने के बाद उसके 2 टॉयज फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब अगेन उसके 2 टॉयज कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं जिंदा होने के बाद उस रिचुअल के थ्रू। लेकिन अब की बार एलियोट लुडविग उस पार्टीशन में अकेला होता है एंड जैसे ही वो दोनों टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इमीडिएटली एलियोट उस पार्टीशन से निकलकर उसको चारों तरफ से लॉक कर देता है। और क्योंकि बस वो 2 ही टॉयज हैं तो उनका बाहर निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस पार्टीशन में काफी बड़े बड़े डोर लगे हुए हैं जिनको तोड़ना या फिर उनको पार करना उन 2 टॉयज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उन दोनों टॉयज को उस पार्टीशन में बंद करने के बाद भी एलियोट की प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई थी। बेसिकली एलियोट के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था, क्योंकि अगर ऐसे ही उसके टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल जाते रहे और वो ऐसे ही वायलेंस करते रहे, लोगों को मारते रहे, तो बहुत जल्दी एलियोट सबके सामने एक्सपोज हो जाता और जो उसकी फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती, क्योंकि कभी ना कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज लोगों के सामने आ ही जाते, जिसकी वजह से एलियोट लुडविग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता और जो उसकी फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती एंड वो इतनी टाइम से जो मेहनत कर रहा था अपना सपना पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाता, उसकी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाती। तो वो अपनी मेहनत को इस तरह से बेकार नहीं जाने दे सकता था। दैट्स व्हाई एलियोट अब इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढता है, वो ढूंढने की कोशिश करता है कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। एंड एलियोट को कहीं ना कहीं पता था कि इस चीज का सॉल्यूशन ब्लैक मैजिक में ही हो सकता है, क्योंकि ये सब ब्लैक मैजिक से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब क्या होता है, एलियोट ब्लैक मैजिक में ही ढूंढना स्टार्ट करता है। वो कुछ ऐसे रिचुअल ढूंढता है जिसके थ्रू वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, या फिर वो उन सारे जिंदा टॉयज को जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं उनको कंट्रोल या फिर उनको डेड कर सके। अब क्या होता है, एलियोट ऐसे ही रिचुअल ढूंढ रहा होता है ब्लैक मैजिक में। ढूंढते ढूंढते एलियोट को वहां पर एक रिचुअल मिलता है, एक ऐसा रिचुअल जिसमें लिखा हुआ होता है बेसिकली उस रिचुअल के अकॉर्डिंग जो भी बंदा उस रिचुअल को परफॉर्म
करेगा। तो अगर वो बंदा उस रिचुअल को परफॉर्म कर लेता है सक्सेसफुली, तो वो बंदा अपने हिसाब से डार्क, पावरफुल और एक डेंजरस मॉन्स्टर बना सकता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको वो खुद कंट्रोल कर सकता है एंड वो बंदा इस मॉन्स्टर से कुछ भी करा सकता है, जो भी वो कराना चाहे। बेसिकली एक तरह से वो बंदा उस मॉन्स्टर से कुछ भी करा सकता है। तो ये उस रिचुअल में लिखा हुआ होता है। ये रिचुअल देखने के बाद एलियोट के मन में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये होता है कि क्यों ना वो खुद इस रिचुअल के थ्रू एक पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर बनाए, एक ऐसा मॉन्स्टर जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को कंट्रोल में कर सके या फिर उनको डेड कर सके, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज की वजह से एलियोट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस इंटेंशन के साथ एलियोट ये मॉन्स्टर को बनाना चाहता है इस रिचुअल के साथ। बट ये रिचुअल इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इस रिचुअल में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी बंदा इस रिचुअल को परफॉर्म करता है एंड उससे कोई भी मॉन्स्टर बनाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 75 ह्यूमंस को, जिंदा ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी उनको मारना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ उसको 13 डेज के लिए स्ट्रेट डेविल को प्रे करना पड़ेगा, मतलब 13 दिन तक लगातार ये रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो इससे मॉन्स्टर बनाना चाहता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, मतलब 75 लोगों को, 75 ह्यूमंस को एक साथ मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। बट कैसे ना कैसे करके एलियोट को ये मॉन्स्टर बनाना ही था, क्योंकि इसकी वजह से उसकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। दैट्स व्हाई अब एलियोट कैसे भी करके अपनी टीम के साथ 75 लोगों को किडनैप कराता है, सीक्रेट तरीके से अलग अलग जगह से लोगों को किडनैप कराने के बाद वो उन 75 ह्यूमंस को एक बड़े से हॉल में ले जाकर रख देता है, यानी उनको बांध कर डाल देता है। देन वो अपना रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है। तो उस रिचुअल के अकॉर्डिंग एलियोट को रिचुअल के फर्स्ट दिन उन 75 ह्यूमंस में से 2 ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करना था, यानी 2 इंसानों को मारना था। तो एलियोट फर्स्ट दिन ही 2 इंसानों को मार देता है एंड फिर उसको इस रिचुअल के सेकंड डे 4 ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करना था। तो एलियोट ऐसा ही करता है, वो 4 इंसानों को मार देता है दूसरे दिन। ठीक ऐसे ही उसको डे बाई डे उनमें से कुछ इंसानों को रोज सैक्रिफाइस करना था, रोज मारना था, और ऐसे ही ये रिचुअल 13 डेज तक चलता है। आप लोग लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा डार्क साइड है एलियोट लुडविग की, मतलब वो 13 डेज तक इस रिचुअल को परफॉर्म करता है एंड वो 13 डेज तक उन 75 लोगों को डे बाई डे करके मार देता है। आफ्टर 13 डेज फाइनली रिचुअल कंप्लीट हो जाता है एलियोट लुडविग का एंड रिचुअल कंप्लीट हो जाने के बाद एलियोट को एक्चुअल में एक मॉन्स्टर दिया जाता है, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क पावरफुल मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर होता है द मोमी लॉन्ग लेग्स। जी हाँ, वो मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर ही होता है जिसको एलियोट ने 75 ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करके बनाया था उस रिचुअल के थ्रू। मोमी लॉन्ग लेग्स देखने में काफी ज्यादा क्यूट एंड फनी मॉन्स्टर था, बट ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। इसके पास काफी सारी एबिलिटीज थी। मोमी लॉन्ग लेग्स अपने हाथों को स्ट्रेस करके इतना ज्यादा लंबा या फिर उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस कर सकती थी कि वो हजारों मीटर दूर रखी हुई चीज को भी अपने हाथों को स्ट्रेस करके पकड़ सकती थी एक ही जगह खड़े होकर। दैट मीन वो अपने हाथों को अनलिमिटेड लेंथ तक स्ट्रेच कर सकती थी जितना भी वो चाहे। ये चीज आपने गेम में भी देखी होगी। मोमी लॉन्ग लेग्स के ये स्ट्रेची हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि जो एलियोट लुडविग के आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज हैं, वॉयलेंट होने के बाद जब वो टॉय फैक्ट्री में इधर उधर भागेंगे या फिर वो फैक्ट्री से निकलने की कोशिश करेंगे या फिर किसी वर्कर पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो जो मोमी लॉन्ग लेग्स है वो उन सारे टॉयज को एक ही जगह खड़े होकर अपने हाथों को स्ट्रेच कर कर पकड़ सकती है। चाहे वो टॉयज कितना भी दूर भाग जाएं, लेकिन मोमी लॉन्ग लेग्स के हाथों से नहीं बच सकते। साथ ही साथ मोमी लॉन्ग लेग्स को एक और एबिलिटी दी गई थी उस रिचुअल के थ्रू, और वो एबिलिटी ये थी कि जो मोमी लॉन्ग लेग्स है उन सारे टॉयज को पकड़ने के बाद जो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज हैं, जो वॉयलेंट हो चुके हैं, तो वो उन टॉयज की आत्मा को, यानी जो उनके अंदर की सोल है जो उनमें डाली गई है, वो उसको सोख सकती है। बेसिकली वो उन सारे टॉयज की एनर्जी को सोख सकती है, अपने अंदर उनकी पावर को ऑब्जर्व कर सकती है एंड वो उन सारे टॉयज को एक ही साथ डेड कर सकती है, यानी उनको मार सकती है। और ठीक ऐसा ही एलियोट लुडविग चाहता भी था जो भी उसका आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज है वो डेड हो जाए, एंड ये चीज मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर कर सकती थी। देन बाद में होता भी कुछ ऐसा ही है, जब एलियोट लुडविग अपने रिचुअल के थ्रू अपने टॉयज को जिंदा कर रहा होता है तो बाद में भी काफी सारे टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बट
अब की बार जो मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर होती है उन सारे टॉयज को पकड़ लेती है और उनकी सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे वो टॉयज डेड हो जाते हैं। एंड जो मोमी लॉन्ग लेग्स है वो और ज्यादा पावरफुल होती रहती है। साथ ही साथ मोमी लॉन्ग लेग्स एलियोट की और भी ज्यादा हेल्प करती है। एलियोट की वो हर एक बात को मानती है जो भी एलियोट उस मॉन्स्टर से बोलता है। एलियोट उससे फैक्ट्री के अपने और भी काफी सारे काम कराने लगता है, क्योंकि जो मोमी लॉन्ग लेग्स है वो एक ही जगह खड़े खड़े अपने हाथों को स्ट्रेच करके काफी दूर तक की चीजों को एक साथ ला सकती थी या फिर काफी सारे काम वो कर सकती थी। बट एलियोट ने इस मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर के बारे में फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को नहीं बता रखा था। वो उस मॉन्स्टर को फैक्ट्री के एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट पार्ट में ले जाकर रखता था जहां कोई भी नहीं आ सकता था। दैट्स व्हाई एलियोट ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही काफी सारे सीक्रेट्स रास्ते बनवाए, जिससे मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर उन रास्तों का यूज करके फैक्ट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके छुपते हुए और उन वर्कर्स से बचते हुए जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बेसिकली एलियोट अपनी फैक्ट्री में हर जगह हर पार्ट में काफी सारे वेंट्स लगवाता है। वो ऐसी जगह पर भी वेंट्स लगवाता है जहां पर उनकी कोई जरूरत नहीं है। एंड एलियोट ये वेंट्स अपनी फैक्ट्री के हर एक पार्ट में लगवा देता है। बेसिकली ये वेंट्स फेक होते हैं, ये एक रास्ता होते हैं मोमी लॉन्ग लेग्स का सीक्रेट रास्ता, जिसके थ्रू वो फैक्ट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकती थी। ठीक इसी तरह एलियोट और भी काफी सारे टाइप्स के सीक्रेट रास्ते बनवाता है अपनी फैक्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल काफी सारी सीक्रेट टनल्स एंड बहुत सारे स्लाइडर वेज जो उसका एक रास्ता थे आने जाने का। एंड ये चीज आपने गेम में भी नोटिस की होगी जब आप पिलर टाइम फैक्ट्री में हो। तो गेम में आपने एक बात नोटिस की होगी कि पिलर टाइम फैक्ट्री के अंदर काफी सारी कैप्स होती हैं, बहुत सारी सीक्रेट टनल्स होती हैं जिनके अंदर से आप गुजर के जाते हो और बहुत सारे वेंट्स के अंदर से भी आप निकल कर जाते हो जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। देन इसी के साथ साथ आपने पॉपी पिलर टाइम चैप्टर 2 में एक कट सीन देखा होगा जहां पर पॉपी डॉल एक जगह पर खड़ी भी होती है एंड वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही होती है और उसके जस्ट पीछे एक काफी बड़ा गड्ढा होता है, एक बहुत बड़ा होल होता है। कुछ टाइम के बाद उस गड्ढे के अंदर से मोमी लॉन्ग लेग्स का हाथ निकल कर आता है एंड पॉपी को अपने साथ ले जाता है। बाद में हमको भी उसी गड्ढे में कूदना होता है एंड हम जैसे ही उस गड्ढे में कूदते हैं तो हम एक स्लाइडर के थ्रू एक जगह पर जाकर निकलते हैं। तो बेसिकली हम जिस गड्ढे से आए थे वो एक स्लाइडर वे था जो मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर के लिए बनाया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे स्लाइडर वाले रास्ते से कोई ह्यूमन तो आ जा नहीं सकता। एंड इसी के साथ साथ आप फैक्ट्री में जितने भी सीक्रेट टनल्स वेंट्स ये सारे सीक्रेट्स रास्ते देखते हो तो बेसिकली ये मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर के लिए ही बनाए गए थे, जिससे वो फैक्ट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी से भी बचते हुए या फिर वहां के वर्कर्स से बचते हुए जा सके। ओके, तो यही थी हमारे मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर की फुल स्टोरी। आई होप सो कि अब आपको मोमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर की डार्क साइड के बारे में पता लग चुका होगा एंड आपको पता लगा होगा कि मोमी लॉन्ग लेग्स को किसने बनाया, किस तरह से बनाया, या फिर मोमी लॉन्ग लेग्स कहां से आई और ये कितनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो सकती है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है ये वाली वीडियो में मोमी लॉन्ग लेग्स की। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा चैनल पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो आपका लाइक बहुत ज्यादा मैटर करता है भी मेरे लिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक करोगे तो हो सकता है कि मेरा चैनल दोबारा से रिवाइव हो जाए। तो प्लीज यार इसलिए लाइक कर देना। एंड वैसे भी यार ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए लाइक तो कर ही देना है। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक कमेंट भी कर दिया करो साथ में, जिससे वीडियो की थोड़ी इंगेज बढ़ जाती है एंड वीडियो के वायरल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो कमेंट भी कर दिया करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर लेकर आनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।